स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि द्वितीय वर्ष के विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 4 से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता। जी हां, यहां से केवल वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और अतु लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर ही आते हैं, जिसमें से 10 अंक हासिल किए जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का, एमपी डीएलएड का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का इकाई 4। जी हां, इसके पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स इसके ला चुके हैं। तीनों इकाइयों की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चैनल पर जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप अन्य विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं, सभी विषयों के डीएलएड के, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहां पर सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वितीय विषय एमपी डीएलएड के इकाई 4 की, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी। बिना समय गवाए मैं बताता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस इकाई 4 के अंक विभाजन की, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की और साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की, जिसमें से आपको 10 अंक मिल जाएंगे। जी हां, कुल 10 अंक आप हासिल करते हैं इस 15 मिनट के वीडियो को देखकर। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। मैं आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर हैं, गेसिंग है, वो बताऊंगा, वेरी मोस्ट वाले प्रश्न उत्तर बताऊंगा, साथ ही साथ उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो लाऊं नहीं तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए, वीडियो मिस नहीं करें। साथ ही साथ अगर आप अन्य विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं, सभी विषयों के संपूर्ण नोट्स चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे परीक्षा में आप 90% तक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 4, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी, इसके अंक विभाजन की। तो इकाई 4 जो है कुल 10 अंकों की होती है। जी हां, इकाई 4 10 अंकों की आती है। अब दूसरे इकाई 1, 2, 3 की अपेक्षा में कम है नंबर इसमें। बाकी 1, 2, 3 में तो 15-15 अंकों की इकाई थी, लेकिन यह इकाई है 10 अंकों की। इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे। साथ ही साथ 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय 1 आए, 2 इसमें 2 आएंगे, 2 लघु उत्तरीय कितने, अति लघु उत्तरीय 2, 2 नंबर के 2, और 3 नंबर का 1 प्रश्न है लघु उत्तरीय। तो 3 और ये 4 7 और ये 3 10। तो इस प्रकार से 10 अंक विभाजित हो गए, इस इकाई पर 10 अंक आवंटित है। तो यह हो गया अंक विभाजन की बात। अब हम बढ़ते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बिना किसी देरी के। तो चलिए जान लेते हैं, वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहला महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब मैं बोल रहा हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सिर्फ 3 नंबर नहीं मिलेंगे, ये 3 नंबर सिर्फ वस्तुनिष्ठ के नहीं है। याद रखिए, इन वस्तुनिष्ठों की सहायता से आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय को लिखने में बड़ा मदद करता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो किसी भी इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला मूल्यांकन क्या होता है भाई, मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो मूल्यांकन करने की विधि क्या है। तो मूल्यांकन करना यानी किसी को नापना, वो कितना टैलेंटेड है, कितना नहीं, कितना सीखा, कितना नहीं, इसकी क्या विधियां है। तो पहले तो भाई रिटन टेस्ट यानी लिखित मूल्यांकन, फिर मौखिक ओरल, और तीसरा प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल। ठीक, तो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। आप देखते हैं जब प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा लिया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल दिया होगा डीएलएड का, तो उसमें वाइवा होता है, तो वो मौखिक हो गया। और प्रैक्टिकल है तो प्रयोगात्मक फाइल्स बनानी होती है, और लिखित में हम रिटन टेस्ट देकर आते हैं डीएलएड की परीक्षा, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो मूल्यांकन करने के लिए लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक विधि होती है। बढ़ते हैं दूसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो दूसरा है, वाहन से निकलने वाला धुआं किस में आता है। भाई धुआं गैस है, गैस हवा में मिलेगा, वायु में, तो कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो वाहन से निकलने वाला धुआं आता है वायु प्रदूषण के अंतर्गत। पाठ्य योजना की 5 पदीय प्रणाली। भाई पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाने का जो 5 पदीय प्रणाली यानी मेथड बताई थी, 5 पदीय प्रणाली जिसने बताई थी, कौन व्यक्ति था, हर्बर्ट ने। किसने बताया था, हर्बर्ट की। जी हाँ, 5 पदीय प्रणाली जो पाठ्य योजना की है वो किसकी है, हर्बर्ट की है। बढ़ते हैं अगले वस्तुनिष्ठ की ओर। भाई पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार है। पर्यावरण पर किसका अधिकार है, मूलतः मानव का। पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार है। अगला देखिए, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जी हाँ, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग ही पर्यावरण कहलाता है। हम चारों ओर जिन दिशाओं से, जी हमारे चारों ओर जो जो चीजें हैं उनसे हम घिरे हुए हैं, तो इन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अगला देखिए, चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और इसको चलाने वाले व्यक्ति थे, लीड करने वाले व्यक्ति थे सुंदर लाल बहुगुणा। जी हाँ,
तो याद रखिएगा वही पूछ सकता है। पहले की इकाइयों में हम उस वस्तुनिष्ठ को पढ़ भी चुके हैं। तो चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, पर्यावरण बचाने से संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तो उनसे संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। जी हाँ, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मनुष्य की जरूरतों की जो पूरा करता है उस चीज को कहते हैं आजीविका। ठीक। मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, वायु प्रदूषण सांस लेंगे तो श्वसन तंत्र पर ही होगा, है ना। तो वो मनुष्य के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर होता है, या फिर कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? मनुष्य के श्वसन तंत्र पर। ऐसे ही पूछ सकता है घुमा फिरा के, उल्टा सीधा, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। जी हाँ, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके लिए मुख्य ऊर्जा का सोर्स, उनको एनर्जी कहां से मिलती है? सौर ऊर्जा से। जी हाँ, सूरज से ही मिलती है। हम देखेंगे आपके, हम पौधे खाते हैं, लेकिन पौधे किस विधि से अपना खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यानी सूरज की ऊर्जा पौधे में, पौधे को हम खा लेते हैं, पौधे को कोई जानवर खा लेता है, हिरन को ऊर्जा मिल गई, हिरन को शेर ने खा लिया, शेर को भी सूर्य की ऊर्जा मिल गई, इस प्रकार से। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला देखिए, प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। जी हाँ, प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। 26 आर्टिकल्स, नियम कानून है, 26 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, पर्यावरण उपागम का अर्थ लिखिए भाई। पर्यावरण उपागम का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण उपागम का मतलब क्या? पर्यावरण को बचाने का दृष्टिकोण, नजरिया करना, वही पर्यावरण उपागम है। चलिए देख लेते हैं। छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण। जी हाँ, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए उनके संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण, सही नजरिया, वही क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण उपागम कहलाता है। अगला प्रश्न, पुस्तकालय का महत्व बतलाइए भाई। पुस्तकालय का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का? भाई पुस्तकालय में मौन पठन का अभ्यास किया जा सकता है। पुस्तकालय से शिक्षकों के लिए उपयोगी। भाई शिक्षक लोग पुस्तकालय में जाकर पढ़ते हैं, अतिरिक्त नॉलेज, ज्ञान लेते हैं, फिर छात्रों को पढ़ाते हैं, तो शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। खाली समय है तो भाई जाके लाइब्रेरी में बैठ जाइए, पढ़ते रहिए, अच्छा यूज होगा टाइम का, है ना। अतिरिक्त ज्ञान, भाई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, और आत्म शिक्षा, खुद से सीखने का भी वहीं से ज्ञान मिलता है। तो पुस्तकालय का ये महत्व है, मौन पठन का अभ्यास, शिक्षकों के लिए उपयोगी, अवकाश के समय का सदुपयोग, अतिरिक्त ज्ञान और आत्म शिक्षा, ये पुस्तकालय का महत्व है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, मूल्यांकन होता है लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। वाहन से निकलने वाला धुआं होता है वायु प्रदूषण। पाठ्य योजना की पंचदिव्य प्रणाली किसने दी? हर्बर्ट ने। भाई पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार होता है, तो हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। चिपको आंदोलन कहां से संबंधित है? भाई उत्तराखंड राज्य के से संबंधित है, और सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु को आजीविका कहते हैं। मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर पड़ता है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। पर्यावरण प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। और पर्यावरण का उपागम लिखे तो छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यही क्या पर्यावरण उपागम। और पुस्तकालय का महत्व तो आप जानते ही हैं भाई, मौन पठन का अभ्यास, शिक्षकों के लिए उपयोगी, अवकाश के समय का सदुपयोग, अतिरिक्त ज्ञान और आत्म शिक्षा। तो स्टूडेंट्स ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न उत्तर। इनमें से आपको 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे गारंटेड 100%। यहां से अति लघुत्तर प्रश्न भी पूछ सकता है, और ये तो पुस्तकालय का महत्व तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और इसमें पूछ सकता है, कैसे भी ध्यान रखिएगा। या वस्तुनिष्ठ में पूछ दे, पुस्तकालय का उपयोग है, इनमें से कोई 4 दे देगा और एक ऑप्शन चुनना रहेगा। ठीक, तो यहां से इन प्रश्नों की सहायता से आप लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय भी लिख सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 नंबर तो आपको दिलाकर जाएगा, सिर्फ इतना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लघुत्तरित प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक की वीडियो आपको मेरी जरा सी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जो भी मैं वीडियो लाऊं इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाए, और डीएलएड की परीक्षा आप बहुत अच्छे परसेंट से पास करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। मेरी मेहनत जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहां पर सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ्य योजना का महत्व बतलाइए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया,
कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी, तो भाई शिक्षण की तैयारी यानी सिखाने की तैयारी करना है तो लेसन प्लान पाठ्य योजना तो बनानी ही पड़ती है। तो इसमें लघुत्तरीय में इस इकाई में आपको पाठ्य योजना से जुड़े हुए सारे सवाल पढ़ लेने हैं। पाठ्य योजना का ही सवाल आएगा। यहां पर देख लिए पाठ्य योजना का महत्व, पाठ्य योजना के सोपान, सहायक सामग्री और पाठ्य योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानी, सब कुछ पाठ्य योजना से संबंधित है। तो पाठ्य योजना से संबंधित सारे सवाल पढ़ने हैं, उन्हीं के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पहला सवाल है, पाठ्य योजना का महत्व बतलाइए। तो आपको लिखना कैसे है, पाठ्य योजना का महत्व निम्नलिखित दिया गया है, डैश कर दीजिए। फिर नंबर 1 लिखिए, लक्ष्यों की स्पष्टता। पाठ्य योजना से लक्ष्यों स्पष्ट हो जाते हैं कि हम ये पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, कब तक कंप्लीट करना है। फिर शिक्षण विधियों का चयन, भाई किस विधि से हम पढ़ाएंगे ये भी लिखा होता है। शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, पढ़ाते वक्त हमें क्या क्या सामान चाहिए, हमें मैप चाहिए, मानचित्र चाहिए, हमें ग्लोब चाहिए, क्या क्या चाहिए उसकी व्यवस्था पहले ही कर लेनी होती है। फिर अगर मान लीजिए पाठ्य योजना आपने नहीं बनाई और डायरेक्ट कक्षा में पढ़ाने चले गए, फिर पाठ पढ़ाते वक्त आपको पता चला अरे यार यहाँ तो मानचित्र चाहिए था तो अच्छे से समझा पाता, है ना, तो आपकी पढ़ाई जो है अधूरी रहेगी, आप अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। इसलिए पहले ही सामग्री की व्यवस्था हो जानी चाहिए जो पाठ्य योजना से ही बन पाता है। फिर समय तथा शक्ति में बचत, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, समय व्यर्थ नहीं होगा, पहले से आप प्लान करके आएंगे, योजना बनाकर आएंगे, पाठ्य योजना कब क्या पढ़ाना है, किसके बाद क्या पढ़ाना है, सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। फिर समय तथा शक्ति में बचत, आत्मविश्वास में वृद्धि, आपको पहले ही सब कुछ आता रहेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्लास में आपका, कक्षा में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। फिर पाठ्यक्रम समय पर समाप्ति, और इस प्रकार से आप किस दिन कितना और क्या पढ़ाना है ये पहले से प्लान रहेगा, तो आप बहुत सही समय पर पूरे परीक्षा से पूर्व ही अपना पूरा पाठ्य समाप्त कर देंगे। तो ये सारे फायदे हैं, ये सब महत्व पाठ्य योजना के। जी हाँ, अगला प्रश्न, पाठ्य योजना के सोपानों को बतलाइए। भाई पाठ्य योजना के सोपान क्या है, तो पाठ्य योजना के सोपान निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा लिखिए। फिर नंबर 1 भूमिका, ध्यान देखिए भाई पाठ्य योजना में क्या भूमिका है, कैसी है, ये लिखना होता है। इसमें 2 लाइन की थ्योरी लिखिए। फिर प्रस्तुतिकरण, भाई कैसे प्रस्तुत करना पाठ को, पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, उसका पहले प्रस्तावना देंगे, फिर बताएंगे उसके बारे में। तुलना या संबंध निर्माण, उसका किस चीज से तुलना करना है ये भी, किससे उसका संबंध ये बताना भी, प्रयोग करके दिखाना, और पुनरावृत्ति यानी कि पूरा नॉलेज, पहले का नॉलेज और फिर से रिवाइज कराना। तो ये सारी बातें पाठ्य योजना के सोपानों को बतलाइए। तो पाठ्य योजना के सोपान निम्नलिखित तो दिए गए हैं। अब 3 नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए कोई सवाल नहीं है, 4 नंबर के लिए इस इकाई में कोई सवाल नहीं है, मात्र 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए तो एक बहुत बड़ा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एक एक लिखिए, 2-2 लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, बस खत्म। अगला प्रश्न, सहायक सामग्री क्या होती है, उदाहरण के साथ बतलाइए। भाई सहायक सामग्री का अर्थ होता है वो सामग्री जो हम पढ़ाते वक्त जिसकी सहायता से छात्रों को अच्छे से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, छात्रों की रुचि बनी रहती है पढ़ने में, उस सामग्री को बोलते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में भाई सैमपट बोर्ड की मदद से समझाते हैं, है ना, पाठ्य पुस्तक किताब की मदद से, चित्र, फोटो, मानचित्र, नक्शा, ग्लोब, चार्ट, पोस्टर, इनके माध्यम से। अब इसमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना, और भी कई प्रकार की चीजें जिनकी सहायता से पढ़ा सकते हैं, जिनकी सहायता हो लगती है पढ़ाते वक्त, उन सब चीजों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उन सब चीजों को जोड़ सकते हैं। तो वही सहायक सामग्री होती है, इसके माध्यम से छात्र बहुत अच्छा समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी छात्र को गोला के बारे में पढ़ाना है, गोल और स्फीयर, है ना, उसको आयत के बारे में, वृत्तकार के बारे में पढ़ाना है, तो अगर हम बोर्ड पे ऐसा बनाकर दिखाएंगे तो उनको नहीं समझेगा, लेकिन उस गोल चीज को, वृत्त चीज को, एक चूड़ी और एक कंगन चूड़ी या फिर एक बॉल ले लो तो स्फीयर और सर्कल अच्छे से समझ में आ जाएगा उनको, है ना। तो सहायक सामग्री की मदद से छात्र अच्छे से समझ पाते हैं, लंबे समय तक ध्यान भी रहता है। अगला प्रश्न, पाठ्य योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानी को बतलाइए। जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसके पूर्व कौन सी सावधानी बरतनी होती है वो बताइए। तो भाई पहले पूर्व ज्ञान, छात्र पहले तो पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या पढ़ाते हैं। फिर विषय वस्तु का ज्ञान, किस टॉपिक पे जो पाठ्य योजना बना रही है टॉपिक पढ़ाना है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। सीखने के सिद्धांतों का नॉलेज होना चाहिए, कैसे सीखते हैं, किस सिद्धांत से सिखाना होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। बालकों की रुचि के बारे में पता होना चाहिए, शिक्षण की विधियों के बारे में पता होना चाहिए, और शिक्षण सामग्री के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों का पहले ही इंतजाम कर लेना है, पहले इनके बारे में जान लेना है, तभी हम अच्छे से सिखा पाएंगे। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 16 प्रश्न उत्तर। ये आपके डीएलएड की आने वाली परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहीं से आपको सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, पाठ्य पुस्तक में कहीं भी अपने पुस्तक में इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। साथ ही साथ अगर आपको पूरे फुल नोट चाहिए इन सभी विषयों के, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके नोट ले सकते हैं, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर के, सारे विषय के वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। और तो आप हमारे वीडियो के, इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पे आपको हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां भी आप स्टडी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।